हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनेट पर। बात कर रहे हैं बेटा जी यहाँ पर कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, ये हमारा अध्याय चल रहा था और पिछला लेक्चर जो था जिन बच्चों ने लिया है बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में कंसेप्ट बताया था कि क्यों समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन एक दूसरे से कैसे अलग हैं। कैसे एक कोशिका जब विभाजित हो रही है, पुत्री कोशिका बना रही है, तो समसूत्री विभाजन में कैसे गुणसूत्रों की संख्या जो है वो समान है और अर्धसूत्री में कैसे आधी हो गई थी, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, आज हम चल रहा है हमारा कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन, जिसमें हम अंतरावस्था जो है उनकी अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हम एम अवस्था भी पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट में लेकर आऊंगा क्या बेटा जी, क्विज। ठीक है, चले आगे। आइए बेटा जी यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, कोशिका विभाजन। बहुत सारी चीजें बताई। कोशिका विभाजन की खोज किसने करी, केंद्रक विभाजन हो रहा है वो किसने बताया, स्ट्रासबर्गर याद आ रहा है, रुडोल्फ विर्चू याद आ रहा है। कोशिका विभाजन जो है वो एक भाग होता है पूरे कोशिका चक्र का, जिसे हम एम अवस्था बोलते हैं। उसके अलावा जो अवस्था मिलती है उसका नाम था अंतरावस्था, ये मैंने आपको बताया था। भैया कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। हम जो पहले पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, समसूत्री अवस्था या समसूत्री विभाजन पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, ये जो समसूत्री विभाजन जो होता है जिसको हम माइटोसिस बोलते हैं, इसका दूसरा नाम याद रखना, इसको सूत्री विभाजन भी बोला जाता है। क्योंकि जब आप बुक पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो सूत्री लिखा हुआ है, तो मेरे भाई समसूत्री को हम सूत्री विभाजन भी बोलते हैं, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है, समान रहती है, भूल मत जाना। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आ गई है। अब मैंने आपको बताया था कोशिका का जो जीवन चक्र है उसमें दो अवस्थाएं थी, कौन कौन सी, ये पूरी क्या कहला रही थी आपकी अंतरावस्था, और ये वाला भाग जो था, ये वाला छोटा सा भाग जो था, ये क्या कहला रहा था बेटा जी आपकी गुणन अवस्था या एम अवस्था। ये पूरी क्या कहला रही थी, वृद्धि अवस्था या अंतरावस्था या जी अवस्था भी बोलते हैं इसको, जी अवस्था। ठीक है, आइए मैं एक बार और अच्छे तरीके से बना देता हूं ताकि और ढंग से आपको समझ में आ जाए। जिनको आ गई है वेल डन, वेरी गुड। जिनको नहीं आया है फिर से एक बार देख लीजिएगा बेटा। जीवन अवस्था, एस अवस्था, जी2 अवस्था और एम अवस्था। बताइए, ये सिंपल सी चीज समझ में आ गई। एक नई कोशिका बनी थी, ये नई कोशिका सबसे पहले इस अवस्था को पूरा करती है तो बड़ी हो जाती है। ठीक है, इस अवस्था को हमने क्या बोला है, जी अवस्था, या इसको हमने बोला था अंतरावस्था, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेज, या इसको हमने एक और नाम दिया था क्या, वृद्धि अवस्था। ठीक है बच्चों, इसके बाद कौन सी अवस्था थी बेटा, एम अवस्था थी। अब जो एम अवस्था थी इसमें भी पहले क्या होगा आप अच्छे तरीके से जानते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस का मैं मीनिंग पहले बता चुका हूं, कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक का विभाजन। फिर उसके बाद होएगा साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस क्या था, कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, तो इस तरीके से ये अवस्थाएं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले, ध्यान से सुनना, हम अंतरावस्था पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं, अंतरावस्था पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंटरफेज पढ़ने वाले हैं। बाकी नाम आप अच्छे तरीके से जानते हैं, बार बार नहीं लिखूंगा, समझ में आता है। जी अवस्था बोल दो, जी मतलब ग्रोथ। कई बच्चे पूछेंगे सर जी का मतलब ग्रोथ, वृद्धि। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर अंतरावस्था के कुछ सिंपल से बिंदु हैं, वो आपने याद रखने हैं। बताएं, पहला बिंदु मैं जो लिखने वाला हूँ, ये अवस्था तीन अवस्थाओं से मिलकर बनी हुई है, बोल सकता हूं कौन कौन सी, जीवन, एस, जी2। ठीक है, एक और होती है जी0 भी होती है, लेकिन वो सभी कोशिकाओं में नहीं होती, कुछ स्पेशल कोशिकाओं में होती है, उसकी हम बात करेंगे आज। लेकिन अभी सिर्फ इतना सा सामान्य रूप से अगर हम देखें, सामान्य रूप से ये तीन अवस्थाओं से बनी होती है। कौन कौन सी बेटा, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जीवन, फिर एस और फिर जी2। क्या ये सिंपल था, पहला बिंदु समझ में नहीं आया, बहुत सिंपल था, आराम से आ गया होगा। चलिए दूसरा, अब आप मुझे बताएं, एक कोशिका के इस पूरे जीवन चक्र में सबसे लंबी अवस्था एम अवस्था है कि जी अवस्था है, सोचो, एम अवस्था है कि अंतरावस्था है। याद करिए मैंने बताया था जैसे मनुष्यों की जो कोशिकाएं होती हैं उनका पूरा जीवन चक्र जो है वो कितने घंटे का था, 24 घंटे का, जिसमें से 23 घंटे वो इस अवस्था में थी ना। तो जरा सोचिए, एक कोशिका के पूरे जीवन चक्र में सबसे लंबी अवस्था कौन सी होगी, आप बोलेंगे सर अंतरावस्था। तो याद रखना, ये कोशिका के जीवन चक्र की सबसे लंबी अवस्था है। बता, इतनी सी बात समझ में आ गई है। जैसे 23 घंटे थे ना, हमारी कोशिका 23 घंटे किसमें गुजार रही है, इसमें सिर्फ एक घंटा इस एम अवस्था में गुजारा था किसमें, कोशिका। तो सबसे लंबी कौन सी हो गई, ये हो गई। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि कोशिका 23 घंटे तक यहां पर है, इस अवस्था में है, कौन सी, अंतरावस्था में है। तो आपसे एक सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने ये वर्ड सुना उपापचय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। जानते हैं क्या होता है, जानते हैं उपापचय का मतलब क्या होता है, नहीं पता, चलो मैं आपको बता देता हूं। एक सिंपल सी चीज सुनना बेटा, मैंने बोला a प्लस बी मिलकर सी बनाते हैं, मैंने बोला सी जो है वो टूटकर a प्लस बी बनाता है। क्या ये आपको दो अलग अलग चीजें दिख रही है? आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, मेरी तो वैसे बहुत कमजोर है बेटा, मैं साफ साफ बोलता हूं, बिल्कुल बोलता हूं, हाँ है कमजोर है, मेरे को नहीं आती है केमिस्ट्री में, थोड़ा सा वीक हूं मैं। ठीक है, आप मुझे बताना, क्या आप रसायन विज्ञान में अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, रिएक्शंस होती हैं बेटा। मैंने बोला दो अभिकारक, सरल अभिकारक, सिंपल, मिलकर एक जटिल उत्पाद बना रहे हैं। क्या ये मेरे शब्द समझ में आया आपको? यही बोलते हैं ना, अभिकारक मिलकर क्या बना रहे, उत्पाद बना रहे हैं। सरल अभिकारक मिलकर एक जटिल उत्पाद बना रहे थे, सिंपल। ये जटिल उत्पाद टूटकर सरल, ये जटिल उत्पाद जो था, जो बना था, ये टूट गया और ए और बी सरल घटक का निर्माण कर दिया। ये इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिए, सरल घटक जो है वो जुड़कर एक जटिल घटक का निर्माण कर रहे हैं, जटिल घटक जो है वो टूटकर सरल घटकों में टूट गया। तो आप मुझे बताएं, दोनों में से कौन सी प्रक्रिया निर्माणकारी है और कौन सी विघटनकारी है? आप बोलेंगे सर यहां पर हो रहा है निर्माण, यानी ये कौन सी है, निर्माणकारी। यहां पर हो रहा है टूटना, यानी यहां पर विघटन हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, विघटनकारी। इतनी सी बात समझ में आई, कंफ्यूजन तो नहीं। और सिंपल चीज बताऊं, आप मुझे बताएं, ईंट एक के ऊपर रख के दीवार बनती है नहीं बनती? आप बोलेंगे हाँ, ईंट रखते जा रहे हैं और दीवार बन गई। तो दीवार बनने की प्रक्रिया निर्माणकारी होगी ना। वहीं दूसरी तरफ हथौड़ा लिया मैंने और दीवार तोड़ दी, दीवार तोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, ईंटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? जरा सोचिए, क्या विघटनकारी क्रिया होगी या नहीं होगी? सिंपल सा था ना। अब जरा सोच समझकर मुझे बताएं, निर्माणकारी जो अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, निर्माणकारी, उनको हम बोलते हैं उपचय। क्या नाम देते हैं, उपचय। और जो विघटनकारी होती हैं, टूटने वाली होती है, इसको हम बोलते हैं अपचय। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा एनाबॉलिज्म और इसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, ये दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं मिलकर
कहलाती हैं बेटा जी, याद रखना, उपापचय, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म मतलब वो सारी रिएक्शंस, वो सारी अभिक्रियाएं जो एक कोशिका में हो रही हैं। अब आप पूछेंगे कौन सी अभिक्रियाएं? मैं बोलूंगा दो प्रकार की अभिक्रियाएं, दो प्रकार की रिएक्शन, या तो कुछ ना कुछ बनेगा या कुछ ना कुछ टूटेगा। टूटने वाली जो अभिक्रियाएं हैं वो कहलाती हैं क्या? अपचय, और जो बनने वाली अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं उपचय। ऐसी दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं को, रिएक्शंस को मिलाकर हम बोलते हैं उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। अब ध्यान से सुनना बेटा, एक कोशिका जीवन अवस्था में आ रही है, फिर एस अवस्था में आ रही है, फिर G2 अवस्था में आ रही है। इन तीनों अवस्थाओं में ना बनेगा भी और टूटेगा भी। ध्यान से सुनना, बनेगा भी और टूटेगा भी, कुछ ना कुछ बनेगा भी और कुछ ना कुछ टूटेगा भी। यानी इन तीनों अवस्थाओं में क्या होएगा? उपापचय होएगा। इन तीनों अवस्थाओं में रिएक्शंस होंगी, उपापचय अभिक्रियाएं होंगी। तो प्रश्न आपसे ना नीट में पूछा जाएगा, एक कोशिका के जीवन चक्र में, एक कोशिका के जीवन चक्र में सबसे ज्यादा उपापचय अभिक्रियाएं कहां होती हैं? अंतरावस्था में या एम अवस्था में? आप सीधा आंसर देंगे सर, एक कोशिका उपापचय रूप से सबसे ज्यादा सक्रिय होती है कहां पर? आपकी अंतरावस्था में। भूल मत जाना, कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है। क्या ये लाइन समझ में आई है? और सिंपल तरीके से बताऊं, आपसे पूछा जाएगा ये है अंतरावस्था, ये है एम अवस्था, ठीक है। एक कोशिका 23 घंटे यहां पर गुजार रही है ना, 24 घंटे में से 23 घंटे वो इस अवस्था में, इन तीनों अवस्थाओं में। तो सबसे ज्यादा रिएक्शंस कहां पर होंगी? इन तीन अवस्थाओं में, कि अकेली इस एम अवस्था जो सिर्फ 1 घंटे की, आप बोलेंगे इनमें होगी ना? बस वही चीज मैंने लिखा, क्या कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है। कौन सी अवस्था में बेटा जी? अंतरावस्था में। बताएं क्या ये सिंपल से आपके बिंदु समझ में आए हैं या नहीं है? ये सिंपल से 3 बिंदु, क्या? अंतरावस्था, ठीक है, 3 अवस्थाओं से बनी हुई है, G1 S G2, ठीक है। सबसे लंबी अवस्था होती है कोशिका के जीवन चक्र की, कौन? अंतरावस्था। चलो जी, कोशिका उपापचय रूप से सबसे ज्यादा सक्रिय कौन सी अवस्था में होती है? अंतरावस्था में होती है। बताएं क्या ये सिंपल से 3 बिंदु समझ में आ गए? अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? अब हम पढ़ने वाले हैं ये 3 अवस्थाएं। सबसे पहले पढ़ेंगे G1, फिर पढ़ेंगे S और फिर पढ़ेंगे G2। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले G1 अवस्था, ठीक है बेटा। जीवन अवस्था को मैंने आपको कुछ नाम बताए थे, याद है कि भूल गए हैं? 2 अलग अलग नाम थे, पश्चय पूर्व, याद आ रहा है? पश्चय पूर्व देखकर जरा जल्दी से मुझे बताएं, जीवन अवस्था एस अवस्था से पहले आ रही है कि बाद में आ रही है? सोचो, एक कोशिका यहां से यहां जाने वाली है तो जीवन के बाद आ रही है एस, है ना। और एस में होता है क्या? याद करिए, पिछले लेक्चर में बताया डीएनए का संश्लेषण। तो अब आप मुझे बताएं, डीएनए का संश्लेषण अगर यहां पर हो रहा है तो जीवन अवस्था इससे पहले आ रही है ना, एस अवस्था से पहले आ रही है, तो मैं क्या नाम दूंगा? पूर्व डीएनए संश्लेषी अवस्था। बताएं बच्चों, इतनी सी बात या भेजे में घुस गई? बताएं सिंपल सी बात कि ये अवस्था इस अवस्था से पहले आ रही है, तो पश्चात, पश्चय वर्ड लिखूंगा कि पूर्व लिखूंगा? पूर्व का मतलब पहले, है ना, पश्चय का मतलब पश्चात यानी बाद में। तो इस अवस्था से पहले आ रही है और इस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण हो रहा है ना। तो डीएनए का अगर संश्लेषण हो रहा है तो उससे पहले आ रही है जीवन अवस्था। लेकिन जरा सोचिए, यहां पर अगर मैं बात करूं, ये है एम अवस्था जिसको हमने बोला सूत्रीय अवस्था। अब आप मुझे बताएं, जीवन अवस्था सूत्रीय अवस्था के बाद आ रही है, तो मैं एक और नाम भी तो दे सकता हूं, क्या? पश्चय सूत्री अवस्था। बताओ मेरे बच्चों, क्या ये पश्चय और पूर्व में कंफ्यूज जाएंगे तो नहीं ना? याद रहेगा ना? भूलेंगे तो नहीं ना? चलें आगे। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है? कंफ्यूजन तो नहीं था? चलें आगे। अब बेटा इस अवस्था में क्या क्या चीजें आपने याद रखनी है जिनसे प्रश्न उठ सकते हैं नीट में, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना। सबसे पहला बिंदु बेटा जी यहां पर जो आपने याद रखना है वो जरा सोचो, दिमाग लगाओ। देखो ये एक कोशिका है ना। इस कोशिका में इधर देखिएगा, इस कोशिका में ये केंद्रक था और यहां पर कोशिका द्रव्य है, उस कोशिका द्रव्य में कोशिकांग है, यानी कोशिका अंगक है, जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ लिए हैं। सिर्फ मैंने यहां पर 4 दिखाने की कोशिश करी। मान लो 4 ये कोशिकांग है, हालांकि मैं आपको पिछले लेक्चर में ये चीज भी बता चुका हूं, ठीक है। अब जरा सोचिए, ये कोशिका जब विभाजन कर लेगी, 2 पुत्री कोशिका बनाएगी, तो इमेजिन करो ना मेरे भाई, क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य की मात्रा कम हो जाएगी और कोशिकांग भी बच जाएंगे, आधे इस कोशिका में आधे उस कोशिका में। अब जरा सोचिए, ये कोशिका जब वृद्धि करेगी तो किसका संश्लेषण करेगी, किसका निर्माण करेगी? क्या कोशिका द्रव्य बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बोलेंगे हां सर बढ़ेगा। क्या कोशिकांग की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आप बोलेंगे बिल्कुल बढ़ेगी। तब आप सोच समझकर मुझे बताएं, क्या मैं बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता क्या कि ये जो अवस्था होती है, ध्यान से सुनना, ये जो अवस्था होती है, कौन सी? जीवन अवस्था। आपने याद रखना है, भूलना नहीं है मेरे बच्चे, भूलना मत। इस अवस्था में कोशिका द्रव्य की मात्रा और कोशिका अंगक संश्लेषण होता है या निर्माण होता है। कोशिका अंगकों का निर्माण होता है। बहुत बेसिक चीज है, बहुत सिंपल से, क्या कि भैया देखो, ये एक बड़ी सी कोशिका है, विभाजन करी, छोटी बनाई, है ना। कोशिका द्रव्य कम हो गया, आधा हो गया, आधा इस कोशिका में चला गया, आधा उस कोशिका में, कोशिका द्रव्य, है ना। और कोशिका के जो अंगक हैं वो भी आधे इस कोशिका में, आधे इस कोशिका में। अब ये कोशिका को वृद्धि करनी है तो उसको क्या बढ़ाना है? सोचो, लॉजिकली सोचो, क्या बढ़ाना है? आप बोलेंगे सर कोशिका द्रव्य बढ़ेगा। मैंने बोला हां जी बिल्कुल बढ़ेगा। सर कोशिका के अंगकों की संख्या भी बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। कहां पर हो रहा है ये काम? जीवन अवस्था में, ठीक है। अब आप बोलिए सर आपने ये ना जीवन अवस्था स्टार्ट करी, आपने बी बिंदु लिखा, ए बिंदु क्यों नहीं लिखा? कुछ बताना था, ध्यान से सुनना बेटा। मैंने आपको बोला, क्या बोला कि ये जो पूरी अवस्था है ना, ये पूरी अवस्था जी अवस्था या अंतरावस्था, ये 3 अवस्थाओं से मिलकर बनी है जीवन एस और G2, ठीक है। सबसे लंबी थी, 23 घंटे यहां पर थे। अब ध्यान से सुनना, उन 23 घंटों में भी पर्टिकुलरली लगभग 18 से 19 घंटे कोशिका इस अवस्था में गुजारती है। तो प्रभु जरा सोच समझकर मुझे बताओ, अंतरावस्था की सबसे लंबी अवस्था कौन सी हो गई? अंतरावस्था की ये जो 3 अवस्थाएं हैं, इनमें से सबसे लंबी अवस्था कौन सी हो गई है? तो याद रखना, ये कौन सी? जीवन अवस्था अंतरावस्था की सबसे लंबी अवस्था है। आया समझ में कि उड़ गया ऊपर से? आया समझ में? तो याद रखना, ये अंतरावस्था की सबसे लंबी अवस्था है, ठीक है। खत्म नहीं हुआ, रुको, एक और चीज लिखनी है यहां पर, जरा देखिएगा। आपने बोला सर यहां पर ये मान हमारी बात कर रहे थे, 23 घंटे गुजार रही थी यहां पर। सर 23 घंटे में से लगभग 18 से 19 घंटे यहां पर निकाल दिए, चलो जी मान लेते हैं, ठीक है। सर इस अवस्था में पूछेंगे, आएगा ना मन में प्रश्न आएगा, सर इस अवस्था में कितने घंटे? सर इस अवस्था में कितने घंटे? तो याद रखना बेटा, ये अवस्था जो होती है लगभग 1 घंटे की होती है।
और ये जो होती है बेटा जी लगभग 2 से 3 घंटे की होती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलें आगे। अब आप मुझे सोच समझकर मुझे बताना, सबसे छोटी अवस्था कौन सी होगी? अंतरावस्था। क्या बोलेंगे सर? ऐसा अवस्था। सर सबसे लंबी अवस्था कौन सी होगी? सर जीवन अवस्था। इन दोनों के बीच में कौन सी होगी? थोड़ी सी ऐसा अवस्था से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन जीवन से तो बहुत कम है ना। ये 18 से 19 घंटे, ये सिर्फ 1 घंटा, ये 2 से 3 घंटे की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सबसे लंबी हो गई है। प्रभु जरा सोच समझकर मेरे को एक सिंपल सा जवाब और दे दो, बस सिंपल सा। हमने बोला था ये पूरी अवस्था, देखो 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 ध्यान से देखो, ये पूरी अवस्था जो थी सबसे लंबी अवस्था थी कोशिका के जीवन चक्र की, बोला था। और उपापचय रूप से सबसे ज्यादा सक्रिय कौन सी थी? आपने बोला सर यही थी, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शंस जो हो रही थी, मैक्सिमम अभिक्रियाएं जो हो रही थी इसी अवस्था में हो रही थी। किसमें? अंतरावस्था में। अब मेरे को आंसर दे दो कि इस पूरी अंतरावस्था में सबसे लंबी कौन सी है? जीवन। तो अब आप मुझे बताएं सबसे ज्यादा उपापचय रूप से सक्रिय अवस्था इन तीनों में से कौन सी होगी? बहुत बच्चों वाला चुन्ना चुन्ना सा प्रश्न है, सोचिए जल्दी से, कौन सी होगी इन तीनों में से सबसे ज्यादा उपापचय रूप से सक्रिय कौन सी होगी? तो आपने याद रखना बेटा जी यही, क्या? और उपापचय रूप से सबसे सक्रिय अवस्था होती है। ठीक है, अब जिन बच्चों को नहीं आया टेंशन नहीं लेना, मैं वापस से रिवाइज करा रहा हूं। फिर से देखो, देखिए हमने बोला साहब हम पढ़ रहे हैं अंतरावस्था। साहब अंतरावस्था जो है वो सबसे लंबी अवस्था है, 3 अवस्थाओं से बनी हुई है और उपापचय रूप से सबसे सक्रिय अवस्था है। एक कोशिका हमारी अगर बात करते हैं तो उसके जीवन काल में लगभग वो 23 घंटे इस तीनों अवस्था में गुजार रही है, केवल 1 घंटा वो एम अवस्था में गुजार रही है। तो इतनी देर तक अगर रुक रही है, इन तीनों अवस्थाओं में इतनी देर तक रुक रही है, तो रिएक्शन सबसे ज्यादा कहां होंगी? उपापचय रूप से सबसे ज्यादा सक्रिय किसमें होगी? सर अंतरावस्था। फिर हमने अंतरावस्था में पर्टिकुलरली सबसे पहले क्या पढ़ा? जीवन अवस्था। जीवन अवस्था में हमने क्या देखा कि ये जो बिल्कुल नई नवेली कोशिका थी, इसके अंदर कोशिका द्रव्य की मात्रा कम थी, कोशिका के अंगक कम है, इसको अगर वृद्धि करनी है तो कोशिका द्रव्य को बढ़ाना पड़ेगा, कोशिका के अंगकों को बढ़ाना पड़ेगा। कहां पर बढ़े? जीवन अवस्था में बढ़े। चलो जी ठीक है। फिर हमने बात करी अगर ये इन तीनों अवस्थाओं की अगर तुलना करूं, इन तीनों अवस्थाओं में आपस में तुलना करूं तो ये इन दोनों से सबसे लंबी है। अगर ये सबसे लंबी है यानी कोशिका सबसे ज्यादा देर तक इसमें टिकी है, इस अवस्था में टिकी है, तो मैक्सिमम रिएक्शन कहां होगी? इसमें होगी। तो उपापचय रूप से सबसे सक्रिय है, सबसे लंबी है, लेकिन किसकी? अंतरावस्था की सबसे लंबी अवस्था है। बताएं क्या ये सिंपल से 2 बिंदु समझ में आ गए हैं? कंफ्यूजन तो नहीं था? चलें आगे। एक आखिरी बिंदु बेटा जिससे प्रश्न उठता है नीट में, मैं आपको बता देता हूं। आखिरी बिंदु, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। आखिरी बिंदु मेरे बच्चे ध्यान से सुनना। आप सबने ये वर्ड सुना होगा आरएनए, सुना है ना? डीएनए तो सुना ही होगा, आरएनए सुना है? आपने प्रोटीन भी सुना है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है नीट में कि कोशिका के जीवन चक्र में, कोशिका के जीवन चक्र में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण कौन सी अवस्था में होता है? तो बेटा जी इसी अवस्था में होता है। याद रखना, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण। डीएनए नहीं मेरे भाई, डीएनए मत कर देना। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं डीएनए का संश्लेषण कहां पर होने वाला है। इसके बाद वाली अवस्था कौन सी? ऐसी अवस्था। यहां पर आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। सिर्फ ये 3 बिंदु, मात्र ये 3 बिंदु आपने याद रखने हैं बस। क्या ये याद नहीं हो पाएंगे? क्या ये समझ में नहीं आए हैं? अगर जिन्होंने कल का लेक्चर लिया है और इससे पहले वाला लेक्चर भी आपने अगर लिया है तो प्रभु ये तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये बेटा सबसे पहली अवस्था थी कौन सी? जीवन अवस्था, जो डीएनए के संश्लेषण से पहले आ रही है और विभाजन के बाद में आ रही है, सूत्री अवस्था यानी एम अवस्था के बाद में आ रही है। ठीक, डनाडन डन। चलें आगे। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद कौन सी आने वाली? आप बोलेंगे सर एस अवस्था। बेटा एस का मतलब क्या होता है? एस वर्ड के साथ सिंथेसिस, और सिंथेसिस को हिंदी में बोलते हैं संश्लेषी या संश्लेषण। इसको हम क्या बोलेंगे? संश्लेषी अवस्था। अब पर्टिकुलरली संश्लेषी क्यों बोला? कोई रीजन होगा? क्योंकि मेन संश्लेषण जो था वो किसका करना था? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सोचो किसका होने वाला है। तो बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना है आपने। कौन सा विभाजन पढ़ रहे हैं? समसूत्री, अर्धसूत्री की बात नहीं कर रहे हैं बालक, किसकी बात कर रहे हैं? समसूत्री की। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। डीएनए क्या करता है? अपनी फोटोकॉपी करता है। याद आ रहा है? डीएनए अपनी जीरोक्स करता है। याद आ रहा है? डीएनए अपनी, डीएनए का संश्लेषण होता है। अब मुझे पता है आपके ना मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर कैसे करता है? आ रहा है ना? 12वीं कक्षा में एक अध्याय है जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार, जहां पर एक टॉपिक है जिसका नाम है रेप्लिकेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अनुलिपिकरण या प्रतिकृतिकरण। प्रतिलिपिकरण, अनुलिपिकरण, प्रतिकरण, ये कई सारे वर्ड आते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन भी आता है। क्या मतलब होता है? बहुत सिंपल, सिर्फ एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, देखना। देखो ये डीएनए है, ठीक है, कितने रज्जु, रज्जु यानी स्ट्रैंड से बना हुआ, बोलिए सर 2, एक ये वाला एक ये वाला, और ये रज्जु आपस में जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं भैया? अभी मत पूछना इसके अंदर डीएनए में क्या मिलता है, अभी मत पूछना, जब चैप्टर आएगा डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? फॉस्फेट से, शर्करा से, नाइट्रोजन क्षार से। कौन से नाइट्रोजन क्षार? प्यूरिन्स होते हैं, पिरिमिडीन्स होते हैं। प्यूरिन्स कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन होता है। पिरिमिडीन्स कौन से होते हैं? थाइमिन, साइटोसिन होता है। एक प्यूरिन पिरिमिडीन से जुड़ता है यानी एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है। ये सारी चीजें आएंगी बच्चे, बाद में आएंगी। अभी मुझे सिर्फ इतना सा बताएं, ये जो डीएनए है, ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं देखना। मैं सबसे पहले इस डीएनए को खोलता हूं। कैसे खोला? आप करके देख सकते हैं। क्या करेंगे आप? मान लो 2 तार ले लिया आपने, 2 तार, उन दोनों तारों को एक दूसरे से लपेट दिया, कुंडलित कर दिया, ऐसे कर दिया। कुंडलित करने के बाद आप उनको खोल सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ सर खुल जाएंगे, तो ऐसा दिखेगा। आप बोले सर ये डीएनए को खोलेगा कौन? आएगा बाद में। अभी सिर्फ इतना सा डीएनए को हमने खोला, और इस डीएनए के ये जो 2 रज्जु हैं इनके बीच में एक बंध होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन बंध। ये जो है ये कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बंध है। ये तोड़ दिया, ये टूटने के बाद दोनों रज्जु हो गई हैं अलग। क्या अलग हो गई है? दोनों रज्जु हो गई हैं अलग। अब जब ये अलग हो जाती हैं तो हमारे शरीर में एंजाइम्स होते हैं जो इस रज्जु के ऊपर नई रज्जु बना देते हैं और इस रज्जु के ऊपर एक और रज्जु बना देते हैं। बच्चों जरा सोच समझकर मुझे बताना, क्या एक डीएनए से 2 डीएनए बने हैं नहीं बने? सोचिए, मैंने प्रोसेस नहीं बताई है, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया है कि क्या होता है, हल्का सा हिंट दिया है क्या होता है। ये डीएनए जो होता है कुंडलित होता है, फिर ये सीधा हो जाता है, फिर इसकी दोनों रज्जु अलग हो जाती हैं, प्रत्येक रज्जु पर नई रज्जु बनती है जिससे 2 डीएनए का निर्माण हो जाता है। अब ये दोनों वापस से कुंडलित हो जाएंगे तो एक डीएनए से कितने डीएनए बने? 2। ये प्रक्रिया कहला रही है रेप्लिकेशन, ये प्रक्रिया कहला रही है अनुलिपिकरण, ये क्या कहला रही है? प्रतिकृतिकरण। अब आप मुझे बताएं इस अवस्था में क्या हो रहा है बच्चे? इस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण हो रहा है या डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है या डीएनए का
अनुलिपीकरण या प्रतिकरण हो रहा है, भूल मत जाना। ठीक है, आप बोलिए बस इतनी सी चीज याद रखनी है? नहीं नहीं, दो चीजें और याद रखनी है, दो और चीजें याद रखनी है। वो भी प्रश्न बनता है किसमें? नीट में बनता है। अब ध्यान से सुनना, क्या आपको ये चीज याद आ रही है? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको ये चीज याद आ रही है कि ये डीएनए जो था हमारी एक कोशिका में कितना लंबा था? याद करिए, बताया था आपको पिछले अध्याय में, आखिरी लेक्चर में बताया था। और ये भी बताया था कितना था, लगभग 2.2 मीटर लंबा था। इतने लंबे डीएनए को हमने कोशिका में कैसे डाला था? याद करिए, किसी के ऊपर लपेटा था, किसके ऊपर लपेटा था? याद करिए, कोई प्रोटीन था, क्या नाम था? क्या नाम था? हिस्टोन था ना, था ना? अब जरा सोचिए, इस अवस्था में अगर आप डीएनए की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं? डीएनए की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, डीएनए की संख्या को नहीं बढ़ा रहे, डीएनए की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। गुणसूत्र याद आ रहा है? पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, इस अवस्था में क्या होता है? क्रोमोसोम की नंबर नहीं बढ़ती है, क्रोमोसोम की मात्रा बढ़ती है। याद आ रहा है? अर्ध गुणसूत्र से पूरा गुणसूत्र नहीं बना दिया था। अब जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं लिया तो बेटा उनको समझ में आने वाला नहीं है, देखो सीधी सी बात है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है किसी भी लेक्चर को मिस मत करिएगा। अब अगर जरा सोचिए, डीएनए की मात्रा अगर बढ़ रही है ना, तो ये डीएनए अगर बढ़ रहा है तो ये लपेटा जाएगा किसके ऊपर? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। तो भैया हिस्टोन प्रोटीन कब बनेंगे? हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण कब होगा? तो इसी अवस्था में पहला बिंदु तो आपने ये याद रखना था कि डीएनए का संश्लेषण होता है। दूसरा बिंदु आपने याद रखना है इसी अवस्था में, पहला बिंदु तो ये, दूसरा बिंदु ये याद रखना है क्या बेटा? हिस्टोन प्रोटीन का भी संश्लेषण होता है। भूल मत जाना, हिस्टोन प्रोटीन का भी संश्लेषण इसी अवस्था में होता है। जिनके ऊपर कौन लिपटने वाला है? डीएनए लिपटने वाला है। बताएं बाबा, ये दो बिंदु आपको इस अवस्था में क्लियर हैं? बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गए हैं। प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया नीट में कि डीएनए का अनुलिपीकरण कौन सी अवस्था में होगा, झट से आंसर लगाएंगे किसमें? इस अवस्था में। और अगर हिस्टोन का पूछ लिया तो भी लगाएंगे किसमें? इस अवस्था में। अब तीसरा बिंदु इसी इस अवस्था का, देखिए मैंने आपको बोला था तीन चीजें याद रखनी है इस अवस्था में। पहला डीएनए का संश्लेषण, दूसरा हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण, और तीसरा, ध्यान से सुनना, बच्चे भूल जाते हैं और प्रश्न आ जाता है किसमें? नीट में। क्या आपको याद है पिछले अध्याय में जो हमने सेल वाला पढ़ा था, आपको याद आ रहा है? हमने एक कोशिका अंगक पढ़ा था जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं था। याद आ रहा है? 9+2 9+0 ऐसा कुछ पढ़ा था। याद करिए, 9+0 व्यवस्था किसमें मिली थी? याद करिए, एक ऐसा कोशिका अंगक जो कुछ तर्क निकालता है। याद आ रहा है? कुछ नाम याद आ रहा है? क्या नाम था? यस, तारक केंद्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रियोल। बच्चे याद आ रहा है इसकी व्यवस्था कैसी थी? तारक केंद्रों में सूक्ष्म नलिकाएं कैसे मिली थी? 9+0 परिधि पर 9 त्रिक सूक्ष्म नलिकाएं थी और बीच में कोई सूक्ष्म नलिका नहीं थी, तो 9+0 व्यवस्था मिली थी सूक्ष्म नलिकाओं की किसमें? तारक केंद्र में। आपको ये भी याद होगा, दो तारक केंद्र मिलकर किसका निर्माण कर रहे थे? तारक काय का। भूले तो नहीं है ना? पक्का ना? चलिए, तो ये जो तारक केंद्र होते हैं इनका भी याद रखना संश्लेषण या निर्माण बोल देता हूं एस अवस्था में होता है। ठीक है भैया, याद रखेंगे, भूल मत जाना, माता रानी की कसम है भैया, भूल मत जाना किसी भी हालत में, क्योंकि प्रश्न बनते हैं इन तीनों बिंदुओं से। अगर आपके पास कॉपी और पेन अभी है तो हैंड टू हैंड लिख लीजिए, ये तीन बिंदु थे इस अवस्था में। डीएनए का संश्लेषण इस अवस्था में होता है, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण इस अवस्था में होता है, तारक केंद्र का भी, सेंट्रियोल्स का भी संश्लेषण इसी अवस्था में होता है। याद रखना, भूल मत जाना प्रभु, इसको बिल्कुल मत भूल जाना। बार बार मैं जोर दे रहा हूं क्योंकि यहां से प्रश्न उठते हैं, और अगर उठ गया ना तो थैंक यू बोलोगे आपने, तो सर आपने बताया था, प्रश्न आ गया है ना। तो याद रख लेना इस चीज को, ऐसा अवस्था मतलब रात को सोते हुए नींद में भी आपसे अगर कोई पूछे ना ऐसा अवस्था में क्या होता है, तब भी आप आंसर दे देंगे। इस तरीके से याद रखना, ठीक है। चलिए बेटा जी, ये हमारी कितनी अवस्था होगी यंत्र अवस्था की? दो, एक G1 एक S, और तीसरी जो है अब यहां पर हम पढ़ने वाले हैं G2 अवस्था। बच्चों जल्दी से मुझे बताओ इसके दूसरे नाम क्या होंगे? सोचिए, G2 अवस्था डीएनए संश्लेषण के बाद आ रही है कि पहले आ रही है? सोचिए, ऐसा अवस्था में हमने डीएनए का संश्लेषण कर दिया और S के बाद आती है कौन? G2 किसके बाद आ रही है? डीएनए संश्लेषण के बाद आ रही है, तो क्या बोलूंगा? पश्चैत डीएनए संश्लेषी अवस्था। बताएं ये चुनी चीज समझ में आ गई है? चलें आगे, आइए एक और नाम क्या दूंगा जरा सोचिए। ये अवस्था जो है G2 अवस्था के बाद कौन आएगी? M आएगी, यानी M अवस्था से पहले आएगी। अरे भैया थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, देखो G1 के बाद S के बाद G2 के बाद M, फिर M के बाद वापस से G1, ऐसी तो चलेगी ना कहानी। अब जरा सोचिए, G2 अवस्था किसके बाद आ रही है? आप बोलेंगे S के बाद आ रही है, लेकिन M से पहले आ रही है, और M को हमने बोला सूत्री, तो क्या बोलूंगा इसका दूसरा नाम? पूर्व सूत्री अवस्था। बताएं, इतनी सी सिंपल सी बात तो सिंपल रहने दो, जटिल मत बनाओ अपने लिए। देखिए क्या होता है ना, हमारे जीवन काल में हम क्या करते हैं, जो सिंपल चीजें है ना उनको सिंपल बनाते नहीं है, उनको जटिल बना देते हैं, और जो जटिल चीजें होती है ना उनको हम पढ़ते नहीं है, ये होती है दिक्कत। समझ में आ रहा है? तो जो सिंपल चीजें उनको सिंपल तरीके से याद करो, और जो जटिल चीजें उन पर फोकस करो, जो नहीं समझ में आ रही उन पर ज्यादा ध्यान से पढ़ो उनको। ये सिंपल सा मीनिंग समझ में आ जाए, खत्म। अब क्या है ना, यहाँ पर सिर्फ एक बिंदु याद रखना है आपने, सिर्फ एक बिंदु, बस एक। ऐसा अवस्था में तीन है ना, जीवन अवस्था में तीन बिंदु बताए मैंने, ये तो बताया, देखो वापस से देखो बेटा, जीवन अवस्था में मैंने आपको तीन बिंदु बताए, ऐसा अवस्था में मैंने आपको 1 2 3 बिंदु बताए, और G2 अवस्था में मात्र एक बिंदु बताने वाला हूं, खत्म। इतनी सी बात नहीं याद रख सकते हो ना? चलो, अब आप पूछेंगे सर क्या बिंदु याद रखना है G2 अवस्था में? ध्यान से सुनना, हमारी एनसीईआरटी से मेनली प्रश्न उठते हैं नीट में, ये आपको पता है। 90 में से 88 89 प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी से उठते हैं, और हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन दे रखी है क्या, कि इस अवस्था में कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है, कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है जो विभाजन में सहायता करते हैं। ठीक है, अब ये ठीक है, समझ में आ गया हमें क्या, कि सर इस अवस्था में कुछ प्रोटीन बनने वाले हैं, और वो प्रोटीन जो है सर वो विभाजन में हेल्प करने वाले हैं। प्रश्न तो अभी भी वही का वही अटका, क्या? कौन से प्रोटीन मेरे भाई, कौन से प्रोटीन? हम एनसीईआरटी से पूछते हैं, बताओ ना कौन से वो प्रोटीन है जो कोशिका के विभाजन यानी M अवस्था,
भाई विभाजन कौन सी अवस्था होगी? एम अवस्था में। ये तो बोलेंगे कि एम अवस्था कौन सी है? विभाजनकारी अवस्था। अब आप हमें बताओ एनसीईआरटी कि भैया कौन से प्रोटीन है वो जो एम अवस्था में यूज में आने वाले हैं? पूछो पूछो। एनसीईआरटी तो नहीं बता रही है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। आप में से कितने बच्चों को याद है ये शब्द जो मैंने लिखा है? कितने बच्चों को याद है ये शब्द जो मैंने यहां पर लिखा है? याद है प्रभु? भूले तो नहीं है? सुना सुना सा लग रहा है ये शब्द, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन सुना सुना सा लग रहा है? ये सुना सुना कर दिया है, सुना सुना सा लग रहा है। अब अगर सुना सुना सा लग रहा है, देखिए जिन्होंने सुना सुना कर दिया है उनके लिए तो फिर भैया वेस्ट ऑफ चीज हो जाएगी, क्योंकि जिन्होंने अगर पहला अध्याय नहीं पढ़ा कोशिका वाला तो उनको ये समझ में नहीं आएगा। जिन्होंने पढ़ा उनको याद होगा ट्यूबुलिन प्रोटीन, कई बार मैं आपको बता चुका हूं और प्रश्न भी दे चुका हूं, प्रश्न करा भी चुका हूं। ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या बनाते थे? आप बोलेंगे सर सूक्ष्म नलिका। प्रभु जरा सोचिए सूक्ष्म नलिका क्या बनाती थी? आप बोलेंगे सर कोशिका कंकाल। वेल डन। और याद करिए, ये सूक्ष्म नलिका, सोचो ये सूक्ष्म नलिकाएं जो थी, क्या ये तारक केंद्र में नहीं थी? क्या तारक केंद्र विभाजन के समय कुछ तर्कु तंतु निकालता है? और वो तर्कु तंतु, याद करिए पिछले अध्याय में मैंने आपको बता दिया था, वो तर्कु तंतु बने होते हैं किससे? ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन किसका निर्माण करता है? तर्कु तंतु का। इंग्लिश में बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। अब मेरे भाई, मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, जरा सोच समझकर मुझे बताओ, अगर तर्कु तंतु ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए हैं और ये तर्कु तंतु विभाजन के दौरान बनते हैं और क्या करते थे? गुणसूत्रों को पृथक करते थे, बताया था ना। अब मेरे भाई जरा सोच समझकर मुझे बताओ, अब इस लाइन को पढ़ो, नहीं आएगी समझ में? कैसे नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। क्या एनसीईआरटी बोलती है विशेष प्रकार के प्रोटीन बनते हैं, हमने बात करी, हमने अध्ययन किया, हमें पता लगा कौन से प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन बनते हैं। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या करते हैं? ये तर्कु तंतु का निर्माण करते हैं। भाई ये ट्यूबुलिन प्रोटीन किसमें बनेंगे? सूक्ष्म नलिका में। सूक्ष्म नलिका जो होती है वो 9+0 की व्यवस्था में मिलती है। किसमें? तारक केंद्र में। तारक केंद्र के अंदर ये सूक्ष्म नलिकाएं होंगी और ये सूक्ष्म नलिकाओं से क्या निकलेंगे? यहाँ पर तर्कु तंतु निकलेंगे। ये तर्कु तंतु गुणसूत्रों को क्या करेंगे? अलग कर देंगे। इसमें समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में? विभाजनकारी अवस्था में, गुणन अवस्था में, एम अवस्था में। तो ये लिखा हुआ है क्या? हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है? कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन बनते हैं जी2 अवस्था में जो विभाजन में सहायता करते हैं। ये नहीं बताया कौन सा प्रोटीन, मैंने आपको बताया है, भूल मत जाइएगा। क्या ये 3 अवस्थाएं सिंपल सी समझ में आ गई हैं? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? पक्का? चले आगे। तो ये थी मेरे भाई 3 अवस्थाएं, किसकी? अंतरावस्था की 3 अवस्थाएं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी अवस्था जो सभी कोशिकाओं में नहीं मिलती है, जिसका नाम है G0 अवस्था, जिसे हम शांत अवस्था भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बेटा क्विसेंट फेज बोलते हैं। ठीक है। अब सबसे पहला बिंदु, मैक्सिमम बच्चे पता नहीं काहे कंफ्यूज होते हैं इसमें। एक उदाहरण बताऊंगा, आराम से समझ में आ जाएगा, देखना ध्यान से सुनना। सबसे पहला बिंदु, क्या ये हर कोशिका में मिलती है ये अवस्था? आपने याद रखना नहीं, ये सभी कोशिकाओं में नहीं मिलती है। ये कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं में मिलती है और वो कोशिकाएं जिनमें विभाजन करने की क्षमता खत्म हो जाती है। क्या बोला मैंने? वे कोशिकाएं जिनमें विभाजन करने की क्षमता खत्म हो जाती है, वो कौन सी अवस्था में चली जाती है? G0 अवस्था में। तो सबसे पहला बिंदु आपने याद रखना है, वे कोशिका जिनमें विभाजन करने की क्षमता, विभाजन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो वे इस अवस्था में चली जाती है। तो पहला बिंदु तो ये समझ में आ गया भैया ये अवस्था में कौन सी कोशिकाएं जाएंगी। देखिए मैं एक एक करके चीज बताऊंगा, पहले सुनना, प्रश्न मत पूछना, पहले सुनना, नहीं तो ऊपर से जाएगा, ध्यान से सुनना। वे कोशिकाएं जिनमें विभाजन करने की क्षमता कुछ समय के लिए या तो खत्म हो गई है या परमानेंटली खत्म हो गई है। ठीक है, तो ये कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं जिनमें ये क्षमता समाप्त हो जाती है विभाजन करने की, वो कौन सी अवस्था में चली जाती है? G0। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। दूसरा, आप पूछेंगे सर कौन सी कोशिका? आप पूछेंगे सर कौन सी कोशिका जिसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है? पूछेंगे ना। आपको याद आ रहा है, ये भी मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था कि कौन सी वो कोशिकाएं हैं जिनमें विभाजन करने की क्षमता नहीं थी। याद आ रहा है? भूल गए हैं? सुना कर दिया या सुना है? याद है? बताया था। जैसे हृदय कोशिका, नहीं बताया था? बिल्कुल बताया मेरे भाई, मेरे को अच्छे तरीके से याद है, मैंने बताया। और कब बताया ये भी बताऊं? उस लेक्चर में बताया जिस लेक्चर में मैंने आपको तारक केंद्र पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? तारक केंद्र पढ़ाया था। उस लेक्चर में बताया था कि हृदय कोशिका, तंत्रिका कोशिका है ना, और मैंने आपको बताई थी, हाँ, अंडाणु, आरबीसी। नहीं बताई थी? बताई थी कि नहीं बताई थी? सोचो, बताई थी ना। जरा सोचिए, इन कोशिकाओं में विभाजन करने की क्षमता नहीं थी। क्यों नहीं थी? याद करिए, बताया था क्योंकि इनके अंदर तारक केंद्र नहीं था। तारक केंद्र नहीं होगा, तर्कु तंतु नहीं बनेंगे, तर्कु तंतु नहीं बनेंगे तो सीधी बात है कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा, केंद्र विभाजन नहीं होगा तो कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होगा, यानी कोशिका का विभाजन नहीं होगा। अब जिनको नहीं समझ में, सीधा याद रखें बेटा, ये वो कोशिका जिनमें विभाजन करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि इनके अंदर तारक केंद्र नहीं मिलते हैं मेरे भाई। अब जरा सोचिए, अगर इनमें विभाजन करने की क्षमता नहीं है तो ये कोशिकाएं कहां चली जाती है? इन कोशिकाओं के जीवन काल में ये कौन सी अवस्था में चली जाती है बेटा? ये जो होती है, ये इन कोशिकाएं जो होती हैं, ये कोशिकाएं जो होती है इस अवस्था में चली जाती हैं। तो पहले तो बिल्कुल बेसिक सी चीज आपको समझ में आएगी, G0 ये शांत अवस्था कौन सी अवस्था होती है? वो अवस्था जिसमें ऐसी कोशिकाएं आ रही हैं, वो कोशिकाएं जो G0 अवस्था में जाती हैं वो होती हैं जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती है ये मैंने आपको बता दिया कि मुख्य रूप से तारक केंद्र में नहीं होता है। ठीक है, अब एक और प्रश्न बनता है, सर ये G0 अवस्था कहां पर होती है? सर ये जीवन के बाद होती है, S से पहले होती है, G2 के बाद होती है, M के बाद होती है, कहां होती है? तो देखो मेरे भाई, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का ना कंफ्यूजन होता है। ध्यान से सुनना। देखो ये एक नई कोशिका बेटा, ध्यान से सुनना, ये नई कोशिका थी, इधर देखना, ये नई कोशिका। अब इस नई कोशिका में मान लेते हैं तारक केंद्र जो था वो नष्ट हो गया। कैसे हो गया ये मत पूछना, बस तारक केंद्र नहीं मिला। जब तारक केंद्र नहीं मिलेगा तो ये जानी किसमें थी? जीवन अवस्था में पहुंची। जीवन अवस्था में जब ये आई, जीवन ये अवस्था में आई, तारक केंद्र नहीं था, तो इस जीवन अवस्था में, ध्यान से सुनना, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मॉल होते हैं, मॉल या कोई कंपनी होती है तो उसके गेट पर गार्ड होते हैं, गार्ड समझ में आता है ना, जो किसी को आने देते हैं या जाने देते हैं, होते हैं ना, गार्ड होते हैं ना।
अब देखिए, कोई कोशिका अगर जीवन अवस्था में जाती है ना, तो जीवन अवस्था में, ध्यान से सुनना, जीवन अवस्था में गार्ड बैठा होता है, गार्ड। इन गार्ड्स को हम बोलते हैं, ये थोड़ा सा डिटेल में चला जाएगा, लेकिन सामान्य तौर पे समझने की कोशिश करना। जीवन अवस्था में कुछ गार्ड्स उपस्थित होते हैं कोशिका में, जो देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सामान्य है या नहीं होते। इन गार्ड्स को बोला जाता है चेक पॉइंट। चेक पॉइंट, मैं ये नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कई बच्चे पूछते हैं तो मैं आपको बता देता हूं क्या होते हैं। चेक पॉइंट्स होते हैं, चेक पॉइंट यानी कुछ ऐसे नियंत्रण कारक होते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि सब कुछ सामान्य है या नहीं है, ठीक है। अब हमने बोला जीवन अवस्था में कौन मिल रहे हैं, चेक पॉइंट मिल रहे हैं। चेक पॉइंट कौन होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। आप पूछेंगे सर चेक पॉइंट कौन होता है, मैंने आपको बोला कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो ये चेक करते हैं, जो ये चेक करते हैं इस अवस्था में कि सब कुछ सामान्य है या नहीं, ये जो कोशिका आ रही है ये सामान्य है या नहीं है। हमने देखा इस कोशिका में तारक केंद्र नहीं था, यानी ये सामान्य नहीं थी, तो ये कोशिका जीवन अवस्था में जब आएगी, चेकिंग होगी, इसकी चेकिंग से पता लग जाएगा कि ये सामान्य नहीं है, तब ये कोशिका जीवन अवस्था से निकलकर G0 अवस्था में चली जाएगी। आई लाइन समझ में कि ऊपर से निकली, आई लाइन समझ में कि ऊपर से निकली। और हमारी एनसीईआरटी भी यही बोलती है क्या, कि कोशिका जीवन अवस्था से निकलकर, वर्ड में ध्यान से सुनना, जीवन अवस्था से निकलकर G0 अवस्था में चली जाती है। तो याद रखना बेटा, भूल मत जाना क्या, ये कोशिकाएं जो है, ये कोशिकाएं, ये जीवन अवस्था, ध्यान से सुनना, जब ये कोशिकाएं जीवन अवस्था में आती हैं, इनकी चेकिंग होती है, चेकिंग से पता लगा कि भैया ये कोशिका सामान्य नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इनके अंदर तारक केंद्र नहीं है, तो ये जीवन अवस्था से निकलकर G0 अवस्था में चली जाती है, G0 अवस्था में चली जाती है। बताओ बच्चों, समझ में आ गया? चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब जो मैं आपको उदाहरण देने वाला हूं ना, वो बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है, ठीक है। वो उदाहरण देखने से पहले जरा सुनना। कई बच्चों का ये भी प्रश्न होता है कि सर अगर कोई कोशिका इस अवस्था में चली जाती है तो क्या वो मर जाती है? नहीं, सिर्फ विभाजन नहीं कर रही है, काम कर रही है। सिर्फ विभाजन नहीं कर रही है, काम कर रही है। इसको इस तरीके से भी समझो, देखो मान लो एक नर है और एक मादा है। नर के लिए ये साइन होता है, मादा के लिए ये साइन होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जोड़ा है, ये पति पत्नी है, ठीक है। एक और पति पत्नी है, ठीक है। मान लो ये पति पत्नी का जो युगल जोड़ा है ये यूपी में मिल रहा है, ये पति पत्नी का युगल जोड़ा जो है वो बिहार में मिल रहा है। चलो जी, समझना इस चीज को, ठीक है। ये दोनों पति पत्नी जो है, ये इन्होंने एक बच्चा उत्पन्न किया, मान लेते हैं वो नर उत्पन्न हो गया। कौन? इनकी संतान। यानी क्या ये दोनों जोड़े, यानी क्या ये दोनों दंपति जो हैं, क्या ये जनन योग्य है या नहीं? आप बोले हाँ सर, जनन योग्य संतान उत्पन्न किया। अब इसकी तुलना करना बेटा, कोशिका है, ये कौन है बेटा? जनक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जनक कहलाएंगे, है ना। और ये इसकी क्या है? संतति है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, ये इसकी संतति है, संतान। मैंने बोला ये जो जोड़ा है ना, ये संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहा है। मान लो जो नर है उसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पा रहा, या मादा में अंडाणु का निर्माण नहीं हो पा रहा, या दोनों में निर्माण नहीं हो पा रहा। नर शुक्राणु नहीं बना पा रहा, मादा अंडाणु नहीं बना पा रही। तीन केस है क्या, कि पहला केस नर शुक्राणु नहीं बना पा रहा, मादा अंडाणु बना रही है, यानी मादा जनन योग्य, नर जनन योग्य नहीं है, पहला केस। दूसरा, नर शुक्राणु बना रहा है, मादा अंडाणु नहीं बना रही है, दूसरा केस, यानी नर जनन योग्य, मादा जनन योग्य नहीं है। तीसरा केस, दोनों ही नहीं बना पा रहे, दोनों ही नहीं बना पा रहे, ना ही नर शुक्राणु बना पा रहे, ना ही मादा अंडाणु बना पा रही, यानी इन तीनों परिस्थितियों में सोचो, तीनों परिस्थितियों में क्या ये बच्चा पैदा कर पाएंगे? नहीं। इट मींस ये जनक जो है, ये संतान, ये संतति उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर संतान उत्पन्न नहीं हुई है, ठीक है। यहां पर हुई। अब थोड़ा सा इमेजिन करना, सोच समझ कर मुझे बताना बेटा। पहली बात, कास्टिज्म मत फैलाएगा। बोलेंगे सर बिहार वालों का ऐसे क्यों बोल रही हो भैया, ये बिहार हटा देता हूं, अब ऐसा कर देता हूं, ये है भारत और ये है पाकिस्तान। अब अच्छा लगेगा ना? हाँ, अब ठीक है, मजा आ गया। चलो जी, पाकिस्तान वाले बच्चा पैदा कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक। चले, भारत वाले कर रहे हैं। चलो, अब अच्छा लग रहा है? अब बताएं मुझे, सोच समझ कर मुझे बताना। इन दोनों ने बच्चा पैदा किया, यानी जनक से संतति पैदा हो रही है? हाँ जी, हो रही है। जनक से संतति पैदा नहीं हो रही है। इसकी तुलना करना, एक कोशिका विभाजन करके संतति कोशिका बना रही है, क्या कहलाएगी? जनक कोशिका। क्या कहलाएंगी? संतति कोशिका। कब बनेंगी? जब विभाजन होगा, सीधी सी बात है, विभाजन होगा। अब मैंने बोला ये जनक कोशिका, ये जनक कोशिका, और इसमें विभाजन की क्षमता नहीं है। विभाजन की क्षमता नहीं है तो संतति, संतान उत्पन्न नहीं होगी। बिल्कुल सेम टू सेम कैसे ऐसा हो गया? प्रभु जरा सोच समझकर मुझे बताना, क्या ये दोनों जनक बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हैं, जिंदगी तो जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे? मर तो नहीं जाएंगे ना, जिंदगी बढ़िया तरीके से गुजार रहे हैं, नहीं गुजार रहे? सोचिए, ऐसे जोड़े जो होते हैं जिनके बच्चे उत्पन्न नहीं होते, क्या वो मर जाते हैं? क्या बढ़िया तरीके से जी सकते हैं? नहीं जी सकते? जी तो सकते हैं। जरा उसी चीज को समझना। इसने विभाजन किया, चलो जी, संतति कोशिका। इसने विभाजन नहीं किया, संतति कोशिका नहीं बनाई, इट मींस क्या ये मर जाएगी? क्या नहीं, ये मरेगी नहीं, ये भी सामान्य तरीके से जिंदा रहेगी। बस फर्क इतना सा था कि वो कोशिका किस अवस्था में चली गई है? G0 अवस्था में, जहां पर वो उपापचय रूप से, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी की लाइन है क्या, कि जब एक कोशिका जीवन अवस्था से G0 अवस्था में चली जाती है तो मर नहीं जाती, वो उपापचय रूप से काम कर रही है, बस विभाजन नहीं करा उसने। समझ में आया? उसके अंदर सारे कार्य हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है उस कोशिका में जो G0 अवस्था में चली गई है, बस वो विभाजन नहीं कर रही है। ये थी लाइन, आई होप समझ में आ गया होगा। तो लास्ट कितने बिंदु हो गए बेटा? G0 अवस्था के 2 हो गए हैं। एक तीसरा बिंदु और लिख देता हूं बच्चों यहां पर G0 अवस्था का, कि जब कोई कोशिका G0 अवस्था में जाती है तो वो उपापचय रूप से क्रियाशील होती है। G0 अवस्था में मिलने वाली कोशिका उपापचय रूप से क्रियाशील होती है, ठीक है। बताएं, इतनी सी बात समझ में आ गई? अब देखिए, मान लेते हैं मैंने कोई काम किया और वो काम आपको दिखाई दिया, तो आप मुझे बोलेंगे कि मैं शांत बैठा हूं। सोचो, मान लो मैं कुछ लिख रहा हूं, कोई कार्य कर रहा हूं, मैंने कोई कार्य किया, तो आप मुझे बोलेंगे सर आप तो शांत बैठो। नहीं, मैं तो काम कर रहा हूं। देखो, ये कोशिका, इसने काम किया, वर्क किया। क्या वर्क किया? इसने विभाजन किया, कोशिका बना दी। दिख रहा है ना इसका काम? इसने काम नहीं किया, नहीं करी ये काम। क्यों नहीं करी? मैंने आपको बता दिया, रीजन इसका क्या था, मेन तो तारक केंद्र था, वो नहीं था। जरा सोचिए, ये कोशिका काम नहीं कर रही, क्या मैं इसको नहीं बोलूंगा ये एक ऐसी अवस्था में चली गई है जिसको मैं क्या बोलूंगा? शांत अवस्था। तो कई बच्चे ये भी पूछते सर शांत अवस्था क्यों बोला? सीधी सी बात है, कोशिका शांत। आप बोलिए सर आपने तो बोला उपापचय रूप से तो क्रियाशील है, काम तो कर रही है, लेकिन कौन सा काम नहीं कर रही है? विभाजन नहीं कर रही है। इस संदर्भ में हमने बोला है क्या, कि ये शांत अवस्था में चली गई। एक ऐसी अवस्था जिसमें जाने के बाद वो अपने अंदर तो काम कर रही है, उसके अंदर रिएक्शंस तो हो रही है, उसके अंदर अभिक्रियाएं तो हो रही है, बस वो शांत हो गई है। क्या करने के लिए? विभाजन करने के लिए। तो ये शांत वर्ड किस चीज को संबोधित कर रहा है बेटा जी? विभाजन को। आई होप ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी, क्लियर है। अब जाकर हमारी पूरी खत्म हुई है
है क्या? अंतरावस्था। ठीक है, यानी अब जाकर हमने ये पूरी खत्म करी कौन सी? अंतरावस्था। इसके बाद चालू होगी कौन सी बेटा जी? हमारी एम अवस्था। चालू करते हैं, अभी नहीं रोकेंगे, चालू करते हैं, कुछ चीज बतानी है। आइए ध्यान से देखिएगा, क्या पढ़ने वाले बेटा जी? अब हम एम अवस्था, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुणन अवस्था, जिसको हम विभाजनकारी अवस्था भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं, जिसको हम सूत्री अवस्था भी बोलते हैं, जिसको हम समसूत्री अवस्था भी बोलते हैं। बताएं, है ना ढेर सारे नाम किसके? एम अवस्था। क्या बोलेंगे? एम का मतलब क्या है? एम के भी दो मतलब है यहां पर, एक है माइटोटिक या माइटोटिक बोल दीजिए, या माइटोसिस बोल दीजिए, और एक वर्ड का मीनिंग है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब आपको समझ में आता है गुणन। ठीक है, तो ढेर सारे नाम है। अब आप मुझे बताएं, एम अवस्था, एम अवस्था ध्यान से सुनना। एक कोशिका के जीवन चक्र की सबसे लंबी अवस्था होती है क्या? नहीं, 24 घंटे में से मात्र 1 घंटा एक कोशिका कौन सी अवस्था में थी? एम अवस्था में थी। ठीक है, गुणन करने वाली, मल्टीप्लिकेशन करने वाली, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ये एम अवस्था दो अवस्थाओं में बट जाती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ये कोशिका जिसके अंदर केंद्रक, जब कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा तो कोशिका में दो केंद्रक बन जाएंगे। ये है केंद्रक विभाजन। कैरियोकाइनेसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रक विभाजन। सिंपल। अब क्या होगा भैया? इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य था, कौन था? कोशिका द्रव्य। अब हमें कोशिका द्रव्य का विभाजन करना है। कोशिका द्रव्य का जब विभाजन हो जाएगा तो दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या है? साइटोकाइनेसिस, जिसको हम केंद्रक और जिसको हम कोशिका द्रव्य विभाजन बोलेंगे। कोशिका द्रव्य विभाजन। बताएं, ये लड्डू सी चीज समझ में आ गई? सिंपल सी लड्डू सी चीज समझ में आ गई। पहले केंद्रक का विभाजन करो, फिर आप कोशिका द्रव्य को बांट दो। बताएं, हल्की फुल्की चीज समझ में आ गई। अब सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? कैरियोकाइनेसिस। अब आप ये भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैरियोकाइनेसिस 4 अवस्थाओं से मिलकर बना होता है। कितनी अवस्थाओं से बेटा? 4 अवस्थाओं से। नाम याद है? नाम याद है? भूले तो नहीं है? चलिए बता देता हूं। पूर्वावस्था, जिसको हम प्रोफेज क्या बोलते हैं? प्रोफेज। फिर मध्यावस्था, जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज। फिर होती है पश्चावस्था, पश्चावस्था जिसको हम बोलते हैं एनाफेज। और फिर होती है अंत्यावस्था, जिसको हम बोलते हैं टेलोफेज। तो बच्चों कुल मिलाकर आपकी ये 4 अवस्थाएं होती हैं किसकी? कैरियोकाइनेसिस की। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम केंद्रक का विभाजन करने वाले हैं। अब ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, ध्यान से सुन लेना, बहुत सिंपल सी चीज, ध्यान से सुनना। इन चारों अवस्थाओं में प्रश्न पूछ लिया जाएगा, इन चारों अवस्थाओं में सबसे लंबी कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है? याद रखना, ये होती है सबसे लंबी और ये होती है सबसे छोटी। भूल मत जाइएगा। सबसे लंबी कौन सी होती है? पूर्वावस्था। सबसे छोटी कौन सी होती है? आपकी पश्चावस्था। ठीक है, सबसे लंबी ये, उसके बाद थोड़ी सी कम ये, फिर उसके बाद और थोड़ी कम ये, और सबसे कम ये होती है। ये ऑर्डर होता है। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है, सबसे लंबी ये होती है और सबसे छोटी ये होती है। भूल मत जाइएगा क्योंकि ये प्रश्न बनता है। अब इन चारों अवस्थाओं को हम पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ये चारों अवस्थाएं हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और खत्म करेंगे हमारा कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। तो बच्चों आज जो मैंने आपको पढ़ाया है, आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आज हमने क्या क्या बात करी? समसूत्री विभाजन की अंतरावस्था देखी, जिसमें हमने जीवन अवस्था देखी, एस अवस्था देखी, जीतो अवस्था देखी, जी नॉट अवस्था या जी जीरो अवस्था देखी, और हमने एम अवस्था के 2 भाग कौन सा? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के सिर्फ 4 अवस्थाओं के नाम पढ़े हैं, बस ये पढ़ा हमने। ठीक है, अभी समय हुआ मेरे भाई किस चीज का? क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, उपरोक्त में से कौन सी शांत अवस्था है? इनमें से कौन सी शांत अवस्था है? G1, G0, S, G2। चलिए दूसरा प्रश्न बच्चों, एम अवस्था की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? एम अवस्था में जो कैरियोकाइनेसिस है उसकी सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था? सोच समझकर आंसर दीजिएगा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। चलिए समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते हैं बच्चों। यहाँ पर पहला प्रश्न था, यहाँ पर कौन सी शांत अवस्था है? बताया है आपको, जब कोशिका कौन सी अवस्था में चली जाती है? G0 अवस्था में, यानी वो शांत हो गई है। क्या करने के लिए? विभाजन करने के लिए। इसलिए G0 को हम क्या बोलते हैं? शांत अवस्था। भूल मत जाना। दूसरा, एम अवस्था की सबसे लंबी अवस्था कौन सी? आप जानते हैं एम अवस्था की सबसे लंबी कौन सी? देखिए मैंने आपको बताया सबसे लंबी ये है और सबसे छोटी ये है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? पूर्वावस्था यानी प्रोफेज सबसे लंबी अवस्था होती है। भूल मत जाइएगा। ठीक है, होमवर्क मिलेगा नीचे होमवर्क सेक्शन में, और नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे, अभी खत्म करना समसूत्री विभाजन की, कैरियोकाइनेसिस की जो 4 अवस्था है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।